नमस्कार। मैं आर्यपुत्र दीपक बिहार स्वाभिमान आंदोलन पेज से आप सबके बीच लाइव हूँ। आप सबसे पहले मैं वीणा की अधिष्ठात्री माँ शारदे को शत शत नमन करता हूँ। तत्पश्चात प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से जितने भी सुधी जन हमसे जुड़े हुए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिस पे हम बात रखेंगे, वह है हिंदी साहित्य की समकालीन चुनौतियाँ, दिशाएं और एवं संभावनाएं। इस विषय पे हम अपना पूरी बात रखेंगे। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो संचालक हैं और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और विशेष आभार इसलिए कि मुझे मौका दिए ताकि मैं अपनी बात आप सबके बीच में रख सकूं। जब हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन की बात करते हैं, हमें बार बार यहाँ पे बिहार स्वाभिमान का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं एक बिहार के संदर्भ से अपनी बात रखूँगा, लेकिन यह किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी राज्य हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कस्बा हो, ये हर, क्योंकि हम साहित्य की बात करते हैं और साहित्य किसी भी सीमाओं से बंध करके कभी रह नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता है, इसलिए हम पूरे संपूर्णता में बात करते हैं, लेकिन मेरा विशेष संदर्भ बिहार रहेगा। जब हम बिहार स्वाभिमान की बात करते हैं तो अपने आप, जैसे हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो अपने आप हमें ज्ञानपुंज महात्मा बुद्ध का बिहार हमें नज़र आता है, हमें नज़र आता है जगत जननी माँ सीता का बिहार, हमें नज़र आता है, हम जो देखते हैं महात्मा महावीर स्वामी का बिहार को हम देखते हैं, सम्राट अशोक के बिहार को हम देखते हैं, अकाट्य विधि निर्माता चाणक्य के बिहार को हम देखते हैं, अभिनव जयदेव महाकवि विद्यापति के बिहार को हम देखते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर के बिहार को हम देखते हैं, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के बिहार को हम देखते हैं, और हम देखते हैं हम सब के एक स्वाभिमानी बिहार को, जो शायद उसकी प्रतिष्ठा जो थी उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभी धूमिल हुई है। वो धूमिल क्यों हुई है, इस पे हम आप सब मिलकर चर्चा करेंगे, चर्चा कर रहे हैं, ये एक विषय है चर्चा का। आप ज़रा सोच के देखिए, जो बिहार भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस देता हो, जो बिहार एसएससी, रेलवे और जितने भी कर्मचारी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, परीक्षा हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी देता हो, वो बिहार सबसे अशिक्षित बिहार कैसे होता है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित प्रांत कैसे हो सकता है, वो सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत कैसे हो सकता है। इसे हम लोगों को इस पे चिंतन मनन और इस पे बात करनी चाहिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इसका एक कारण मुझे ये समझ में आता है कि हम लोगों ने समाज के कुछ ऐसे बौने लोग को वो पावर दे दिया है, वो ताकत दे दी है, कुर्सी दे दिया है, जिन्हें शायद नहीं मिलना चाहिए था। और आज वही कारण है कि समाज में बौद्धिकता का, चिंतन का वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए था। हमने जनप्रतिनिधि को अपना बौद्धिक प्रतिनिधि बनाने की भूल की है। मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि को बौद्धिक प्रतिनिधि बनाने की भूल की है। जहाँ तक हम जब साहित्य के माध्यम से चुनौतियों की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान जो समय है वो चतुर्दिक चुनौतियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ हम चुनौतियों से घिरे हुए हैं, चाहे वो कोरोना से संबंधित चुनौतियाँ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आपसी संबंध के बिखराव का चुनौती हो, किसी भी प्रकार का चुनौती हो, हम पूरी तरह से चुनौती से घिरे हुए हैं। हिंदी साहित्य की चुनौतियाँ, समकालीन चुनौतियों पे हम बात करते हुए पाते हैं, हमें एक बात जो याद आती है बरबस, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है वो, कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो आज के संदर्भ से हमें ये सोचना पड़ रहा है, सोचने को हम मजबूर हैं कि वाकई
साहित्य समाज का दर्पण है? क्या वो दर्पण अभी अभी के समाज में हमें धूमिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? या फिर ये दर्पण है तो किस हद तक है, किस रूप में है? इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ साहित्य के बारे में कि साहित्य समाज का वह एक तरह से कलम रूपी वह चाकू है। साहित्य कलम रूपी वह चाकू है जिससे समाज के दोहरे चेहरे को हमेशा से बेनकाब करता आया है। साहित्य का काम समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करना है। साहित्य समाज के सभ्यता के जबरों में छुपे हुए उन रक्त पिपासु दांतों को भी खोज निकालता है जो, ठीक है, मैं आवाज़ तेज़ करने की कोशिश करता हूँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो साहित्य मैं ये कह रहा था कि साहित्य सभ्यता के जबरों में छुपे हुए उन रक्त पिपासु दांत को भी खोज निकालता है जो मुस्कुराहट की आड़ में खून पीने को बेताब होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका संदर्भ आप मैं देता हूँ। आप याद कीजिए, वेद व्यास ने अगर एकलव्य के बारे में नहीं लिखा होता कि एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोण ने कटवा लिया था, तो क्या हम उस समय के उस परिस्थिति को और एकलव्य के बारे में जान पाते? मुझे लगता है नहीं जान पाते। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उर्मिला विषयक उदासीनता नामक अगर निबंध नहीं लिखा होता, तो क्या हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा साकेत महाकाव्य पढ़ पाते? मुझे लगता है हम नहीं पढ़ पाते। तुलसी ने अपने समाज के संस्कृति को और विडंबनाओं को नहीं लिखा होता, कबीर ने अपने समाज की पीड़ा को नहीं लिखा होता, तुलसी ने मीरा ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार को अगर नहीं लिखा होता, नामदेव, तुकाराम, जितने संत महात्मा हुए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इस सब जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी बुद्धिजीवी हुए, जितने भी चिंतनशील स्वाभिमानी व्यक्तित्व हुए, वो उन लोगों ने अगर नहीं लिखा होता तो मुझे नहीं लगता है आज के समाज में हम उनके बारे में, उस समाज के बारे में, तत्कालीन परिस्थिति के बारे में उतना बेहतर तरीके से हम जान पाते। आप गुरु द्रोण के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरु द्रोण और वेद व्यास दोनों कौरव के सत्ता के अधीन थे। राज्य कौरव का था, लेकिन द्रोण ने सिखाने के बदले अपने वचन को रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। लेकिन उसी समाज में रह करके, कौरव के सत्ता अधीन रह करके ही वेद व्यास ने उसी चीज़ को लिखा, अपने समाज के उस जो कुप्रथा थी या फिर वो जो अनहोनी हुई उसको लिखा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विद्वता सत्ता के अधीन हो सकता है, लेकिन गुरुता, ये कलमकार जो लिखते हैं, लेखक मन कभी भी सत्ता के अधीन नहीं होता। लेखक स्वाभिमानी होता है, वो कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और मुझे लगता है लेखक मन का या फिर साहित्य का सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वह है मनुष्यता। मनुष्यता को बनाए रखने के लिए साहित्य लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और गुना जाता है। इसी प्रतिरोध के स्वर को, जो साहित्य का प्रतिरोध करने का एक अलग शैली होती है, इसी शैली को हमारे गुरुदेव श्री प्रकाश शुक्ल कहते हैं कि कविता संसद का अस्थाई प्रतिपक्ष होता है। मतलब संसद का अस्थाई प्रतिपक्ष की भूमिका में हमेशा कविता या काव्य या साहित्य अस्थाई प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है साहित्य। जब हम समकालीन चुनौतियों की बात करते हैं तो अब हम बिंदुवार, जो कि बहुत विस्तृत चर्चा करने का ये
अवसर नहीं है, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं कुछ बिंदुवार अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि समकालीन साहित्य के सामने मुख्य रूप से चुनौतियाँ क्या क्या है। पहली चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करें। जब हम सामाजिक मूल्य की बात करते हैं तो हजारों साल से जो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने जो सामाजिक मूल्य और नैतिकता को बनाया है, वो नैतिकता जो सामाजिक समतामूलक नैतिकता है, उसे वर्तमान समाज ने या फिर आधुनिकता ने, उत्तर आधुनिकता ने उसे कहीं न कहीं उसे धूमिल करने का प्रयास किया है। तो हम उन सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करें, उसको समाज में फिर से स्थापित करें। ये हमारी साहित्य की और समाज की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी ये मुझे लगता है। मुझे इसका एक कारण समझ में आता है कि आज का लेखक के सामने जो चुनौती है, उसमें एक चुनौती यह भी है कि जो लेखक का मूल धर्म होता है वो लोग से जुड़ने का होता है, वो आम जन से जुड़ने का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के समय के लेखक लोग से जुड़ने के अलावा, लोग से जुड़ने के बजाय लोग प्रसिद्धि से जुड़ रहे हैं। वो लोग प्रसिद्धि हासिल करने के लिए शायद काव्य को, साहित्य को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको वो रूप नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए था। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक बात यह भी है कि हमारा साहित्य इतिहास, परंपरा और दर्शन का मिला हुआ संगम है। लेकिन उत्तर आधुनिक समाज में, बाजारवाद के समाज में, अभी के पूंजीवाद समाज में जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास का जो जगह है वो विचारधारा ने ले ली है, परंपरा का जो जगह है वो आधुनिकता ने ले ली है, और दर्शन का जो जगह है वो बाजारों विद्वता ने ले ली है। तो जब हमारी जो स्थापनाएं हैं, इतिहास, परंपरा का, दर्शन का नाम साहित्य है, जब हमारी स्थापनाएं विघटित होगी, हमारे स्थापनाएं अगर धूमिल होगी, तो निश्चित रूप से हमारा मूल्य, हमारा जो परंपरा रही है वो भी धूमिल होगी। साहित्य के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि जन संवाद स्थापित करना। जो साहित्य पहले लोगों के बीच जाकर लिखा जाता था, अब मुझे लगता है वो साहित्य एसी रूम में बैठ कर के, कूलर के सामने बैठ कर के, मेट्रो सिटी में बैठ कर के लिखा जा रहा है। तो उस साहित्य में, आधुनिक साहित्य में वो तेज़ नहीं आ पाएगा, वो जीवंतता नहीं आ पाएगी जो हम गांव में, जो बाबा नागार्जुन लिखते थे, जो विद्यापति लिखे हैं, जो और भी त्रिलोचन लिखे हैं। आज मैं बाबा त्रिलोचन को सत नमन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो त्रिलोचन जो किसानों के कवि कहे जाते हैं, अवध कवि कहे जाते हैं त्रिलोचन, तो उन्होंने जो लिखा, अभी के समय में वो साहित्य हमें देखने को उतना नहीं मिलता है। साहित्यकार के सामने एक चुनौती यह भी है। साहित्यकारों के सामने, या साहित्य के सामने, या फिर कहें तो समाज के सामने एक चुनौती यह भी है कि हमें अतिवाद से समाज को बचाना है। हम जानते हैं या फिर हम देख रहे हैं अपने आसपास के समाज में कि समाज का असामाजिक होना, समाज की जो प्रवृत्ति है वो असामाजिक होती जा रही है। मजहबी उन्माद बढ़ता जा रहा है, समाज अपने मूल्यों को खोता जा रहा है, भाई भाई के प्रति वो वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। हम आपसी विश्वास के जो धागे हैं वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो जब हम ये सब अपने चरम सीमा पे हैं, मैं ये सामान्य स्थिति में नहीं है, ये सब अपनी चरम सीमा है। उत्तर आधुनिक समाज में जो हम जी रहे हैं और देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये सब अपने चरम सीमा पे नज़र आते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये मुझे लगता है कि साहित्य का एक बड़ा दायित्व ये भी है कि समाज को अतिवाद से बचाए रखे। साहित्य के सामने एक चुनौती मुझे ये भी लगता है कि साहित्य स्थानीयता को बचाए रखे, क्योंकि हम स्थानीयता इस मतलब में, हम ये बात इस मतलब में, इस अर्थ में भी कह रहे हैं कि हम बनारस की बोली, बनारस की जो भाषा है वो हम भोजपुरी होते हुए भी उसको हम बनारसी कहते हैं। अवध की भाषा
हिंदी होते हुए भी उसे हम अवधी कहते हैं। ब्रज की भाषा, ब्रज होते हुए भी उसे हम हिंदी कहते हैं। मैथिली की भाषा, मिथिला क्षेत्र की भाषा मिथिला है, और बेगूसराय की भाषा या फिर समस्तीपुर, वो जो क्षेत्र है पूरा, उसकी भाषा मैथिली होते भी अंगिका है। कहने का मतलब है कि ये सब भाषाएं, जो भोजपुरी भाषा है चाहे मैथिली भाषा है, ये सब की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। यानी कि हम स्थानीयता को बचाए रखें, ये भी साहित्यकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और साहित्यकार के सामने एक चुनौती यह भी है कि समाज में बौद्धिक स्तर को बनाए रखें, क्योंकि बौद्धिक स्तर को बनाए रखना ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है साहित्यकार से ही संभव है। बाकी अन्य लोग या फिर अन्य जो क्षेत्र है, अन्य जो विषय हैं, वो इस मायने में नहीं है कि अन्य विषय, मुझे ऐसा लगता है अन्य विषय विद्वान हमें बना सकता है, लेकिन बौद्धिक रूप से संपन्न, चिंतनशील मनुष्य, संवेदनशील मनुष्य, एक सामाजिक मनुष्य नहीं बना सकता। ये बना सकता है तो केवल और केवल साहित्य और हमारा समाज, इन दोनों के सामंजस्य से। जब हम बौद्धिकता को बचाए रखने की बात करते हैं तो एक बात हमें यह भी उसमें समझनी चाहिए कि हमने समाज के कुछ ऐसे बौने लोग को आगे बढ़ा दिया है जो हमारे इस आवाज़ को, हमारे हमारे बौद्धिक चिंतन को शायद वो कम आंक रहे हैं। और यही कम आंकने के वजह से आपसी बंधुत्व कमज़ोर होता जा रहा है, सामाजिक समरसता कमज़ोर होता जा रहा है। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वो आज के समाज में, उत्तर आधुनिक समाज में वो कमज़ोर होता जा रहा है। मुझे लगता है ये दायित्व भी हमें साहित्यकारों को, साहित्य को लेना चाहिए, जो समाज से मिल करके इस दायित्व का भी निर्वाह करे। एक साहित्यकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यथार्थ को संपूर्णता में देखने की ज़रूरत है। जब हम अभी वर्तमान समय में जब यथार्थ को, कोई सच को देखते हैं तो मुझे लगता है कि सच को भी आधा अधूरा सच के रूप में देखते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि जैसे कोई गिलास में आधा गिलास अगर पानी है तो कोई लोग उसको सिर्फ आधे गिलास पानी के दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई उसे आधा गिलास खाली, मतलब आधा खाली के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दृष्टिकोण है, दो अलग अलग दृष्टिकोण, इसको हमें एक करके संपूर्णता में देखना चाहिए कि उसमें कुछ खाली भी है, कुछ भरा भी है। क्योंकि जब तक हम अलग अलग विचारधाराओं में बंध करके समाज का भलाई करना चाहेंगे तो वो भलाई, वो विकास नहीं हो पाएगा जिस विकास की हम कामना करते हैं। वर्तमान समाज के समय, मुझे लगता है वर्तमान समाज के समय मुख्य रूप से तीन एम, इसको मैं इंग्लिश में रखना चाहूँगा कि 3M की चुनौती है। वो है मनी, माइंड और मसल। मनी, माइंड और मसल, इस 3M से जितना नुकसान साहित्य को हुआ है उतना ही नुकसान हमारे समाज को हुआ है। और जब हम मनी, मसल और माइंड की बात करते हैं तो मुझे एक पंक्ति याद आती है, दुष्यंत की पंक्ति है। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। तो ये आग जलने की जो बात है, ये आग किस प्रकार की आग है? ऐसा नहीं है कोई हिंसात्मक आग है, ये हिंसात्मक आग नहीं है। ये आग है नवीन सृजन की आग। हमारे युवा वर्ग ताकि नवीन खोज करें, नवीन सृजन करें। ये आग है वैमनस्यता को समाज से ख़त्म करने की आग। ये आग है समाज से कटुता को ख़त्म करने की आग। ये आग है समाज से ईर्ष्या और द्वेष को ख़त्म करने की आग। जब तक ये आग हमारे मन में, लेखक के मन में, साहित्यकार के मन में और समाज के मन में जब तक इस प्रकार की आग रहेगी, तब तक हम एक समाज को बेहतर स्वरूप, बेहतर ढांचा दे पाएंगे। अब हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो एक तरह से कोरोजीवी का दौर है, कोरोना का दौर है। कोरोना ने हमारे सामने चुनौतियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कई गुना चुनौती बढ़ गई है।
आप सबका धन्यवाद। अंकिता जी देख रही हैं, राजन जी देख रहे हैं। मैं बीच में कमेंट नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं ले रहा हूं। और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज़ को दूसरे तक भी पहुंचाएं, ताकि ये जो बात है, एक लेखक की बात, एक साहित्यकार की बात, एक समाज की बात, वो समाज में जाए। ऐसा ना हो कि हम एक कमरे में बैठ कर के सिर्फ इस बात को सुने और कमरे में ही इस बात को सुन करके रह जाएं। ये बात हमारे समाज तक भी जानी चाहिए। हमें कह रहा था कि कोरोना ने हमारे चुनौतियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिस तरह से समस्याएं बढ़ी है, समस्याओं का डायमेंशन जो बढ़ा है, उसका विस्तार बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है साहित्यकार और समाज की चुनौतियां भी बढ़ी हुई है। हमें ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और साहित्य का तो यह मूल स्वभाव है कि जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ेगी, साहित्य का क्लेवर भी बढ़ता जाएगा, उसका विस्तार भी बढ़ता जाएगा। तो हमें इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और जब हम चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस पर कोई कदम उठाएंगे, जिस तरह के कदम अभी मतलब कि स्वाभिमान या फिर ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, लोग हैं, स्वाभिमान बिहार के माध्यम से उठाया जा रहा है। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं, तब तक हम इस तरह का कदम नहीं उठा पाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज को बनाने के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है। अब हम साहित्य की दिशाओं पे बात करते हैं कि साहित्य की दिशा क्या होनी चाहिए। चुनौतियां तो मैंने देख लिया कि बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम सिर्फ चुनौतियां से नहीं होगा, उसकी दिशा निर्धारण भी करना होगा। साहित्य के सामने किस प्रकार की दिशा है, समाज के सामने किस प्रकार की चुनौती है और उसका आगे का दिशा क्या हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य अतीत और वर्तमान से सर्वश्रेष्ठ चिंतन को लेकर भविष्य की दिशा तय करती है। मैं इस बात को पुनः रखना चाहता हूँ कि साहित्य अतीत और वर्तमान से सर्वश्रेष्ठ चिंतन को लेकर के भविष्य की दिशा तय करती है। और ये सिर्फ साहित्य का काम है, साहित्य इसको करती है। साहित्य समाज की संवेदनशीलता को जागृत करने का काम करता है। और वह संवेदनशीलता जो समाज में मनुष्यता को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान मीडिया, बाज़ार और राजनीति हमारी संवेदनशीलता पे गहरा प्रहार कर रहा है, हमारी संवेदनशीलता को कमज़ोर करना चाहता है, ताकि हम समाज में हमारे समाज में वैमनस्य बढ़े। और वैमनस्य बढ़ेगा तो बाज़ार का फ़ायदा होगा, नेता का फ़ायदा होगा, हमारे समाज का कभी फ़ायदा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई भलाई नहीं होगी। जब हम दिशा की बात करते हैं, साहित्य की, समकालीन साहित्य की दिशा क्या होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साहित्य लोकोन्मुख था वो अब बाजारोन्मुख हो गया है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साहित्य पहले लोक के द्वारा, लोक के लिए लिखा जा रहा था, आम जन के लिए लिखा जा रहा था, अब वो साहित्य बाज़ार के लिए लिखा जा रहा है, पूंजीपतियों के लिए लिखा जा रहा है, पैसे के लिए लिखा जा रहा है, अर्थ को केंद्र में रखकर लिखा जा रहा है। और जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि बाज़ार और राजनीति की मूल प्रवृत्ति यह है कि वह हमेशा से स्वार्थ परक रही है, यानी कि विशुद्ध स्वार्थी रही है। उसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं है। बाज़ार को और राजनीति को स्वाभिमानी व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्तित्व के स्थान पर वह चाटुकार और गुलामों की फौज तैयार करना चाहती है। जबकि साहित्य चाहता है कि समाज में स्वाभिमानी, संवेदनशील और सृजनशील और सामाजिक मनुष्य या सामाजिक व्यक्तित्व पैदा हो, सामाजिक व्यक्तित्व बने। कोरोना के दृष्टिकोण से अगर हम दिशा की बात करें कि साहित्य की दिशा क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कोरोना ने हमारी दिशा को भी, हमारे आगे के डायरेक्शन को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। वो इस रूप में भी प्रभावित किया है कि हम जब कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश, आपदा में अवसर की तलाश, कोरोना अपने आप में बहुत बड़ी आपदा है, इसमें अवसर की तलाश किस तरह से हो, तो आजकल तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक नारा बन गया है। लेकिन मुझे लगता है यह साहित्य का
दिया हुआ है, ये नारा भी साहित्य के द्वारा दिया गया है। और जब हम आपदा में अवसर की तलाश करते हैं तो हम देखते हैं कि साहित्य लेखन की दिशा अब बदली है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे समाज में हो रहे थे उसका स्वरूप बदला है, और विवाह और तमाम जो सामाजिक कार्य हो रहे थे उसका भी स्वरूप बदला है। तो जब ये स्वरूप इतने डायमेंशन में स्वरूप बदल रहे हैं तो मुझे लगता है कि साहित्य का भी कुछ न कुछ हद तक स्वरूप बदला है। ऐसे बहुत सारे कविताएं और लेख और निबंध और कहानियाँ देखने सुनने को मिल भी रही है। साहित्यकार के जो मूल मतलब कि अगर हम कहें कि मूलभूत जो दिशा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि साहित्यकार अगर तटस्थ लेखन करे तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि हम जब किसी विचारधाराओं में बंध करके लिखते हैं तो विचारधाराएं कोई शाश्वत नहीं होती, चाहे सत्ता कोई शाश्वत नहीं है। सत्ता समय के अनुसार बदलती है और विचारधाराएं भी बदलती है। तो जब हम विचारधाराओं में बिध करके लिखते हैं तो विचारधाराएं जब बदलेगी तो हमारा जो लेखन है, जो हमारा रचना है, वो रचना कूड़े के भाव हो जाएगा, उस रचना का कोई मूल नहीं रह जाएगा। लेकिन हम जब तटस्थ होकर के लिखते हैं, निष्पक्ष होकर के लिखते हैं, हम नागार्जुन की शैली में लिखते हैं, हम धूमिल की शैली में लिखते हैं, हम त्रिलोचन की शैली में लिखते हैं, तो हम वो लेखन, वो कृति, वो रचना युग युगांतर तक लोकप्रिय हो जाती है, युग युगांतर तक आम जन को ये पथ प्रदर्शन करती रहती है। एक बात दिशा के रूप में मैं और कहना चाहता हूँ कि जो आजकल एक युवा वर्ग, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को लिखते हैं, इस तरह के लिखते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य को या कविता को या कहानी को, कुछ साहित्य की किसी भी विधा को फ्रस्ट्रेटेड माइंड से नहीं लिखा जा सकता। एक मतलब कि तनावग्रस्त मन से नहीं लिखा जा सकता है कि हम तनाव को कॉपी पे उतार दें, किताब में उतार दें। मुझे लगता है इसे साहित्य नहीं कहा जाना चाहिए। साहित्य अपनी पीड़ा को लिखता है, साहित्यकार ये अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, और वो पीड़ा समाज में जाकर के, पाठक के पास जाकर के, भले वो पीड़ा तनाव में बदल जाए या फिर वो पीड़ा आक्रोश में बदल जाए, लेकिन साहित्यकार को तनाव प्रकट नहीं करना चाहिए, अपनी पीड़ा को प्रकट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मनोरंजन की बात है तो साहित्य मनोरंजन का एक माध्यम है, लेकिन हमें मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए जब वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी कि हम केवल मनोरंजन के लिए साहित्य को ना लिखें, साहित्य को ना रचें, हम उपदेशात्मक साहित्य को रचें तो वो साहित्य चिरंजीवी होगा, शाश्वत होगा, और वो साहित्य काफ़ी लंबे समय तक हमें अपने समाज में जीवित रखेगा। जब हम उसके बाद संभावनाओं की बात करते हैं, जब हम संभावनाओं के बारे में बात करते हैं तो आज के समय में जो युवा वर्ग साहित्य को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो चुनौती बाजारवाद ने खड़ा कर दिया है, वो चुनौती यह है कि अभी के समय में कि अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ, ये वाली मतलब कि प्रवृत्ति आ गई है कि अगर मेरे पास धन है, दौलत है, तभी हमारा जीवन शाश्वत है, सार्थक है, अन्यथा नहीं। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम साहित्य को देखते हैं तो मुझे लगता है इसमें अपार संभावनाएं निहित है कि अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। तो अर्थ के दृष्टिकोण से भी हमें साहित्य में अपार संभावनाएं दिखती है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा समय है वो एक संक्रमण का समय है, चाहे वो कोरोना का संक्रमण हो, चाहे वो विचार का संक्रमण हो, चाहे वो दो पीढ़ी के बीच के सोच का संक्रमण हो, तो हमारा जो समय है वो एक संक्रमण का समय है। और इस संक्रमण के दौर में जब हम देखते हैं साहित्य को तो दो लाइट तो है, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? अगर मेरी आवाज़ नहीं जा रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। लाइट तो मेरे पास है और मैं यहाँ लाइव भी शो कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।
ठीक है, मैं अपनी आगे की बात करता हूँ कि मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा 5 से 10 मिनट में। कृपया आप लोग साथ रहें। 5 से 10 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करके ख़त्म करता हूँ। जब हम साहित्य में संभावनाओं की बात करते हैं तो हमारा जो ये समय है, दो पीढ़ी के बीच के संक्रमण का समय है। और इस दो पीढ़ी में एक तो नवीन एवं युगीन विचारधाराओं का मेल हो रहा है। नवीन एवं युगीन विचारधाराओं का मेल हो रहा है। जब दो नए विचारधाराएं, दो नई सोच, दो नए विचार मिलते हैं तो मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा विकसित होती है। संभावना को जो विस्तार है वो काफ़ी बढ़ता है। आप इसको दो छोटे छोटे दो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोरोना काल से पहले हमारे देश में कोरोना किट, मास्क, सैनिटाइज़र ये उतना मात्रा में नहीं बनता था, या फिर कोरोना का जो जांच किट होता है वो तो बनता ही नहीं था। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में देखिए लाखों करोड़ों मात्रा में ये बन रहे हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैंने फ्लिपकार्ट पे पिछले दिन देखा था कि गांव में जो गोईठा होता है जिसको उपला कहते हैं, फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा कि 20 उपले, जो छोटे छोटे उपले होते हैं, 20 उपले 1400 रुपया का मिल रहा था। मैं देख कर के दंग रह गया कि बाज़ारवाद और पूंजीवाद ने इतना हावी हो गया कि हमारे गांव की मूल चीज़ों को भी बाज़ारू बना करके उसको इतने महंगे दाम पे प्रस्तुत कर रहा है, वो भी हम लोग के सामने। ऐसा नहीं कि वो बिक नहीं रहा है, उसकी रेटिंग में मैंने देखी 4.5 रेटिंग थी, यानी कि उसकी बिक्री भी खूब हो रही है। तो जब हम इसके माध्यम से मैं साहित्य को रखना चाहता हूँ कि अगर हम साहित्य लिखते हैं, अगर हमारे साहित्य में, हमारे लेखन में गुणवत्ता है, हमारा साहित्य अगर समाज के प्रति समर्पित है, हमारा साहित्य अगर व्यक्ति मन को छूता है, तो हमारा निश्चित रूप से वो हमें अर्थ भी देगा, हमारा मान भी देगा, हमें सम्मान भी देगा, और फिर संभावनाओं की तो बात ही नहीं, तो संभावनाएं तो अपने आप बढ़ जाती है। साहित्यकार के दृष्टिकोण से अगर हम समाज को देखते हैं तो साहित्यकार समाज का तीसरा नेत्र होता है। और जब हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं तो जो समाज नहीं देख पाता, साहित्यकार उसे देखता है, उसे लिखता है, उसे आम जन का आवाज़ बनने में या बनाने में मदद करता है। मुझे लगता है कि अभी का जो साहित्य रचा जा रहा है वो चलता बहुत ऐसे, मतलब कुल मिला के नहीं कह सकते, संपूर्णता में ये बात हम नहीं कह सकते। बहुत से ऐसे युवा वर्ग हैं जो साहित्य को चलता फिरता साहित्य बना दिए हैं, और वो साहित्य आह और वाह वाली साहित्य हो गई है। मतलब क्षणिक साहित्य, क्षणिक आनंद के लिए साहित्य लिखा जा रहा है। मुझे लगता है कि साहित्य का एक लक्ष्य आनंद देना तो है ही, लेकिन वो क्षणिक आनंद ना हो करके शाश्वत आनंद हो, शाश्वत चिंतन हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सार्थक रहेगा। दूसरी बात, मैं साहित्यकारों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें जो युवा साहित्य के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सीखने की प्रवृत्ति है, आप में नित्य नवीन दृष्टिकोण मतलब है, नए दृष्टिकोण हैं, कुछ नए चीज़ों को देखने की प्रवृत्ति है, यानी किसी चीज़ को आप नए दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, अगर आप नित्य नवीन सीख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस बाज़ारवाद के समय में आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, और बहुत उम्दा मतलब कि अपनी पहचान बना पाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी देखें, मैं अपनी बात को कुछ लेखकों के माध्यम से ख़त्म करूँगा। आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जो कुछ नए युवा वर्ग जो लोकप्रियता हासिल किए हैं, उनको मैं शामिल करना चाहता हूँ कि देखें कि जिनकी कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन साहित्य में आकर के वो अपनी एक सिर्फ नाम ही नहीं बनाते हैं, अर्थ और सम्मान भी हमारे समाज से खूब पा रहे हैं। उनमें कुछ नाम हैं, जैसे कि नीलोत्पल मृणाल की उनकी पुस्तक है डार्क हॉर्स, उपन्यास है डार्क हॉर्स और ओघर। उसी क्रम में सत्यव्यास की जो उपन्यास है वो है बनारस टॉकीज़,
दिल्ली दरबार और बागी बलिया। उसी प्रकार दिव्य प्रकाश दुबे हैं। दिव्य प्रकाश दुबे उनकी पुस्तक है, उपन्यास है मसाला चाय और अक्टूबर जंक्शन। शशांक भारतीय हैं। आप लोग इस चीज़ को देखें, क्योंकि आपको एक सूची मिल जाएगी कि नए साहित्यकारों को जो अभी लिख रहे हैं, जो समसामयिक विषय को लिख रहे हैं, जो हमारे नए सोच को लिख रहे हैं और आधुनिकता को, उत्तर आधुनिकता को लिख रहे हैं। तो वो एक सूची मिल जाएगी। मैं कुछ साहित्यकार का नाम ले रहा हूँ, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे हैं, उनकी उपन्यास है मसाला चाय, अक्टूबर जंक्शन। शशांक भारतीय हैं, उनकी बहुत चर्चित पुस्तक है देहाती लड़के। नवीन चौधरी, इनकी भी एक बहुत लोकप्रिय उपन्यास है जनता स्टोर। उसी क्रम में भगवंत अनमोल हैं। भगवंत अनमोल के उपन्यास हैं बाली उमर और ज़िंदगी 50-50। ये उनका उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास है। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ बहुत चर्चित उपन्यास है, और ये मतलब कि सोशल साइट्स पे उपलब्ध भी है। उसके बाद हिमांशु वाजपेयी हैं, उनका है किस्सा किस्सा लखनऊआ। और कुलदीप राघव हैं, इनकी पुस्तक है, मतलब कि उपन्यास है इश्क मुबारक और आई लव यू। ये सब जो नवीन मतलब सोच के साथ, बिल्कुल नए सोच के साथ आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि मेरे आस पड़ोस की बातें हो रही है। उसी क्रम में अनुराधा बेनीवाल हैं। अनुराधा बेनीवाल की जो यात्रा वृत्तांत है आज़ादी मेरा ब्रांड, बहुत अच्छी, मैं इस बुक को पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी बुक है। मार्मिक, कई जगह मार्मिक लगता है, कई जगह बहुत रोमांचकारी है, आप इसको पढ़ें। उसी प्रकार निशांत जैन जो IAS हैं, निशांत जैन, उनकी पुस्तक है एक रुक जाना नहीं। ये एक मोटिवेशनल बुक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार BHU के एक मेरे मित्र हैं, बहुत मेरे खास हैं, ओम प्रकाश यायावर। उनकी पुस्तक है खोया खोया चांद और आपका रसिया। तो इस प्रकार एक लंबी सूची और एक लंबा जो हम जिस संभावनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो वो संभावनाएं साहित्य के क्षेत्र में अपार हैं। अगर कोई युवा साहित्य के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, समाज की उन्नति में अपना सहयोग देना चाहते हैं, समाज में बौद्धिकता को बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, समाज में उन बौने लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें साहित्य की दुनिया में स्वागत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन अगर हो सकता है तो साहित्य के माध्यम से हो सकता है। वो किसी और बाज़ार के माध्यम से या फिर पूंजी वर्ग के माध्यम से या किसी अलग माध्यम से मुझे संभव नहीं दिखता। मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। अपनी अंतिम बात ये कह के कि साहित्य की, समकालीन साहित्य की हिंदी, जब मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये पूरी बात मैं हिंदी के संदर्भ से मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ ये हिंदी की बातें नहीं होती, ये भारत की तमाम भाषाओं के क्षेत्र को लेकर, भाषा और उसके क्षेत्र को लेकर के लगभग यही बात है, कमोबेश यही चीज़ें हैं। तो जब हम चुनौतियों की बात करते हैं, समकालीन चुनौती और उसकी दिशा और संभावनाएं, तो हम एक व्यापक तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे समाज में चुनौतियां क्या है। जो मैंने अभी रखा, चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके लिए हमें एक नवीन दिशा की ज़रूरत है, और फिर हम संभावनाओं की बात करते हैं। तो मैं एक पंक्ति है उसके माध्यम से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि वो पंक्ति ये है कि साहित्य, जिस पंक्ति से मैंने शुरुआत किया था, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वह दर्पण कहीं न कहीं धूमिल हुआ है। उस दर्पण को पोंछने का काम हम सब सुधीजनों का है, बुद्धिजीवियों का है, साहित्यकारों का है, समाज के जो चिंतनशील मनुष्य हैं उनका है। और हमें लगता है कि हम सब को यह दायित्व को पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, मुझे स्पेस दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं
तो मुझे अपने विचार के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगर मेरी कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मैं एक पाठक हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखता हूँ, नित्य नवीन कुछ न कुछ सीखता हूँ। तो अगर मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से वो भी बताएं। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय हिंद।